नमस्कार, बात बेबाक में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात बेबाक में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिसका छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रभाव है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि कहा जाए एक दूसरा स्टेट जो कि उनका होम स्टेट है, वहां से 4 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ में अब अहम रोल यहां पर प्ले कर रहे हैं। चुनावी साल है, बड़ी अहम जिम्मेदारी उन पर है और पिछले 2-3 साल से हम लगातार सक्रिय भूमिका में उनको यहाँ पर देख रहे हैं। मुलाकात करते हैं मेरे साथ छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नितिन जी, 2023 तो आ गया, अब 2 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। क्या टारगेट है, क्या कुछ गोल सेट हो पाया, कुछ मुद्दे सेट कर पाए अब आपको लग रहा है? देखिए, जिस 2018 में जिन वादों के साथ सरकार बनी, जिन चीज़ों पे सरकार का घोषणा पत्र दिखा, जिस लोक लुभावने वादों के साथ सरकार आई, जहाँ एक ओर हमारे 15 साल के कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहे, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बड़े लोक लुभावने वादे के साथ सरकार आई। और ये सरकार जब बनने के बाद लोगों को लगा कि उन वादों पे कुछ अमल होगा। लोगों को भी था कि हम इतनी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, हो सकता है हमारे लिए ही हो, पर वो 36 वादे केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को छलने का काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी बात करते हैं युवाओं की, बेरोजगारी भत्ता के लिए बाबते राहुल गांधी जी बड़े बड़े पोस्टर के साथ आए थे उस समय। आज छत्तीसगढ़ में करीब 1,25,000 हर युवा का बकाया है इस सरकार पे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं ऐसे अनगिनत शराबबंदी का जब विषय हम लोग उठाते हैं तो इनके वादे रहे हैं। गंगा जल को, पवित्र गंगा जल का कसम खाया, उसके साथ भी वादा खिलाफी। और लगातार जो सरकार का यूएसपी होना चाहिए डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा। हम लोगों ने 2003 में जब हमारी सरकार बनी और 2018 तक का आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए। आज हम लोग जब जिलों में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, बोलता है एक ईंट भी नहीं लगा है इस सरकार का, एक कोई रोड़ा कि सड़क का निर्माण का भी काम शुरू नहीं किया इस सरकार। सरकार कहना हम डायरेक्ट लोगों के जेब में पैसा डाल रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट पैसा डाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे चीज़ों को, जो डेवलपमेंट का, ग्रोथ का जो मेन पैमाना क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को मदद करने की बात करें, उसमें भी मैं बताता हूँ। किसान की बात करते हैं, मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ किसान को आपने दिया कितना है, रकबा काटा किसान का। किसान को जो पूरा पैसा पिछले 4 वर्षों में धान क्रय का हुआ, करीब 51,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का है। कोई ऐसा सेगमेंट नहीं जिसमें ये आज के डेट में पैसा उगाही का काम नहीं कर रहा हो, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके उठाइए और डेवलपमेंट की किसी भी माइंस में घोटाला कर रहा है। बालू माफियागिरी चल रही है, शराब माफियागिरी चल रही है। पर उसके बावजूद ये आरोप आप लोग शुरू से लगाते रहे हैं, उसके बावजूद क्या वजह है कि सारे उपचुनाव, निगम, पंचायत पे भी एक बड़ी हार आप लोगों को मिलती रही? देखिए, 18 के चुनाव के बाद तुरंत पंचायत का चुनाव हुआ और आपने देखा होगा हर चुनाव में जब भी आप इसको देखते हैं, बाई इलेक्शंस हमेशा स्टेट के गवर्नमेंट के तरफ ही जाता है, मोर और लेस यही पैटर्न रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से ये पूरी तरह से मशीनरी को यूज करता है, आप देखिए कि इससे पहले भानु प्रतापपुर के पहले रायगढ़ का था, ठीक 1 महीना पहले जाके जिले की घोषणा करता है, पूरी तरह से जिले के वातावरण बनाने का कोशिश करता है। 3 सालों से सोया हुआ था और अंतिम जब उपचुनाव आया तो उस समय 1 महीने पहले के जिले की घोषणा करता है। पर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए वादे तो करते हैं, वो तो सभी करते हैं। मैं उससे कहीं डिनाई नहीं करता। मनसा क्या है? मनसा केवल और केवल चुनाव लड़ना है। तो जनता के बीच में तो वो 36 वादे कहाँ गए? मैं तो पूछ रहा हूँ कि आज बेरोजगारी भत्ता का पैसा कहाँ गया? आज धान वो अभी अनाउंस किया, आपको अनाउंस किया तो कितना अनाउंस किया? आगे 3 महीने पिछला कौन देगा? 4 साल से आपकी सरकार चल रही है, वो 4 साल का पैसा कौन भूपेश सरकार के पास चला खजाने में जाएगा कि सोनिया और राहुल के दरबार में जाएगा? वो 4 साल का युवाओं का पैसा का हिसाब तो देना पड़ेगा, ये तो हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। और अब देखिए कि जिस प्रकार से इस सरकार के गरीब की बात करते हैं कि हम किसान हो गए, सबसे बड़ा गरीब किसके लिए? उसको सबसे पहले क्या चाहिए? हर गरीब अपना छत चाहता है, अनाज चाहता है खाने के लिए, और घर हो जाए, बिजली हो जाए, पानी हो जाए, यही पहली बेसिक। इस घर छत देने की योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, आप देखिए कि किस प्रकार से इसने करीब 16 लाख परिवारों का प्रधानमंत्री आवास जो बन सकता था उसका पैसा वापस कर दिया। केवल अपना चेहरा नहीं चमक रहा था, आज गरीब का छत बनता
इस छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता उसको होती तो छत्तीसगढ़ के गरीब का छत तो बनने देता। उसमें 16 लाख में क्या है, कम से कम 10 लाख किसान परिवार होंगे। एक बात जो कही जाती है, यहाँ पे चर्चा है कि कांग्रेस बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या तो इंटरनल है, क्योंकि बीजेपी के जो पिछले सरकार के बड़े चेहरे थे उनको लेकर कार्यकर्ताओं और जनताओं में आज भी एलर्जी है, नाराज़गी है, बार बार बदलने की बात आती है, इसलिए वो एक्टिव नहीं भी रहते हैं। देखिए, ये बातें एक नैरेटिव है, जिस नैरेटिव को भाजपा के लिए अपोजिशन कह सकते हैं या भूपेश ने सेट किया है। आप देखिए, आप नहीं मानते इस बात को कि जैसे आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात कही, क्या सिर्फ कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी की हार का कारण था? क्या ये वजह नहीं थी कि चेहरों को लेकर थोड़ी सी नाराजगी थी? मैंने तो स्पष्ट कहा ना, हर 15 साल कोई सरकार रहती है तो उसके प्रति एक स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी होता है। लेकिन आज चेहरे की बात करें, आज तो पूरा पार्टी का चेहरा 3-3 साल में हमारे यहाँ बदलता है। आज इसके पहले विष्णु देसाई जी अध्यक्ष थे, आज अरुण साव जी अध्यक्ष हैं। उसको लेकर भी सवाल उठाते हैं कि बार बार अध्यक्ष बदल दिया जाता है, प्रभारी बदल दिया जाता है। तो इनको समझ की फेर है ना, हमारे यहाँ 3 साल में अध्यक्ष बदले जाते हैं, ये प्रक्रिया भैया। आपके जैसा नहीं है कि केवल विरासत में ही अध्यक्ष बनेगा। वो तो भाजपा ने इतने चारों खाने से अटैक किया तब किसी तरह से खड़गे जी अध्यक्ष बन पाए। ये भाजपा को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा को धन्यवाद देना चाहिए कि उस एक गांधी परिवार से अगर कोई अध्यक्ष निकल के हट पाया तो केवल भाजपा का देन है, क्योंकि उनके यहाँ तो ये स्पष्ट रूप से आया है, जो सोनिया गांधी और राहुल दरबार में जो रहेंगे वही कांग्रेस के आला कमान बनते हैं। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी यहाँ पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ 3 साल बाद अध्यक्ष चेंज होते हैं। हम लोगों ने जो 2 टर्म देने का भी है उसकी भी प्रक्रिया है। ये नहीं कि किसी को हम हमेशा के लिए बैठा देंगे किसी कुर्सी पे। और 18 में अध्यक्ष था तो 21 में अध्यक्ष चेंज होगा। और प्रभारी भी बदलने को लेकर तो प्रभारी का भी तो नियम होता है ना भैया, प्रभारी भी 2 साल के लिए होते हैं। और हमारे यहाँ प्रभारी बदले जा रही है, इससे आपको दर्द की मतलब कांग्रेस को क्यों? मैं तो बोला कि हमारी स्थिति प्रदेश अध्यक्ष की मोहन मरकाम वाली है, जिसको ठेल के किनारे कर दिया जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगर हमारे राष्ट्रीय नेता आएगा तो पहली पंक्ति में खड़ा होता है। क्या स्थिति है मोहन मरकाम की? जाके उसके क्षेत्र में पता कीजिए। बीडीओ सीओ उसका फ़ोन नहीं उठाता है, हम लोग तो वो भी जान रहे हैं। तो मोहन मरकाम को कितनी अभी बड़े अधिवेशन हो रहे थे, उससे भी उसके पोस्टर से हटा दिया गया अध्यक्ष का चेहरा। और बाद में जब वह हुआ तमाशा हुआ तो फिर किसी, तो वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो श्रृंखला है, अब रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। ये बात आपने अच्छा जिक्र छेड़ा, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठते हैं कि केंद्र में अब पूछ परख नहीं रही यहाँ के नेताओं। कैसे नहीं भाई, पूछता केंद्रीय नेता नहीं पूछता कैसे? यही तो मेरा कहना है कि ये नैरेटिव है। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को ठेलवा दे रहे हैं तो कौन सा कांग्रेस के नेताओं को पूछा? हमारा प्रदेश अध्यक्ष प्रथम पंक्ति में खड़ा होता है जब हमारे राष्ट्रीय नेता आते हैं, तो किसको पूछ कितनी है वो तो दिख रहा है। कहने से नहीं होता, करनी से भी दिखता है। हमारे नेताओं को जब राष्ट्रीय नेता के साथ बैठक होती है, उसकी एक कोरम होती है, उसकी प्रक्रिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे 9 सितंबर को, राष्ट्रीय पूरी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, सभाएं की, बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया, हर स्ट्रक्चर में वो बैठे। और मैं तो स्पष्ट मानता हूँ, जो मैंने जिसकी चर्चा की, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, केंद्र की अभी जल जीवन मिशन में कितने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार दिखने वाला है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जल जीवन मिशन के पैसे को जिस प्रकार से लोगों ने बंदर बाट किया, पहले टेंडर हुआ पूरे एक जिले का ही, और अब उसको इतने टुकड़े में तोड़ा गया ताकि वो पूरी तरह से लोगों को फायदा पहुंचाने की योजना। तो कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं के साथ बंद, आज हर घर नल जल पहुंचाने की योजना केंद्र ने उठाई। पर एक आरोप वो ये भी लगाते हैं कि बीजेपी क्योंकि लड़ नहीं पा रही इसलिए ईडी का सहारा ले रही है। देखिए, जब गड़बड़ कीजिएगा तो पहुंचेगी ना भाई। अब आपको हम छोड़ दें या कोई एजेंसी आपको छोड़ दे कि आप यहाँ पर सरकार चला रहे हैं इसलिए आपको छोड़ दिया जाए? क्यों ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही हैं? आज आपके बड़े बड़े अधिकारी जेल में क्यों नहीं कोर्ट से बेल मिल जा रहा है उनको? आपने तो कई प्रयास किए हैं और बड़े बड़े वकील तो आप रखते रहे हैं। जब अपना मामला आया तो बड़े बड़े वकील आपने रखे। पर ये भी वो बोलते हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही ईडी एक्टिव होती है। भाई ईडी तो सब जगह एक्टिव होती है, जहां करप्शन कीजिएगा ईडी पहुंचेगी। ये तो प्रक्रियात्मक है। आज आपके बता, मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, इतने आपके अधिकारी जेल में गए, क्यों नहीं इनको बेल मिल पा रहा है? आज छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का पैसा लगातार, अभी इसके पहले कांग्रेस के झारखंड के विधायकों को किस प्रकार से आलीशान स्वागत किया जा रहा था, दिख रहा था, और चीजें और नैतिक तरीके से चीजें वहां पहुंच रही थी। हम ये नहीं करेंगे आप अपने जिनसे गठबंधन है चलाइए, बचाइए, जो भी करना है करिए, लेकिन जिस अनैतिक तरीके से चीजें पहुंच रही थी, जो मीडिया के माध्यम से चीजें आई,
वो दिख रहा था कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में और किसका राज चल रहा है। पर वो ही बोल रहे हैं कि इसलिए लेकर आए थे कि आप लोगों का डर था। तो लेके आए थे आप हमारे डर से, लेकिन क्या क्या चीज़ों की सप्लाई कर रहे थे वो भी तो दिख रहा था। तो आप लोगों का डर था ऐसा मानते हैं? मेरे डर से या हमारे डर से आप ले आए, लेकिन किन चीज़ों की सप्लाई कर रहे थे सरकारी वाहनों से? हम लोग तो उन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहते हैं भूपेश जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि विधानसभा में कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, या कोई चेहरा है नहीं? देखिए, आप बहुत ही क्लियर समझ सकते हैं कि 2018 में कांग्रेस के पास कौन चेहरे थे? जब हमसे ये सवाल पूछा जाता वहाँ तो 4-5 चेहरे थे ना भाई, तो आज हमारे यहाँ भी सब चेहरे हैं। वो 4-5 कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए, अभी तो मेरे पास कई अरुण साहू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं, विजय बघेल जी हैं, सामाजिक दृष्टि से आप देख सकते हैं। हमारे पास जो राजपूत और इसी चीज़ की बात की जाती है, आज ST में हमारी रेणुका जी केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे ऐसे कई चेहरे हैं। हम उन चेहरों को क्या करना है, किन को नेतृत्व देना है, ये भाजपा का विषय है। लेकिन जो विचार है, हम एजेंडे पे जा रहे हैं ना, चुनाव तो एजेंडे पे होता है। आज हम आपको जिन एजेंडों से घेर रहे हैं, आपने इन सारे चेहरों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम नहीं लिया, हम उनको क्या माने खारिज कर रहे हैं? अभी आपने कहा कि कौन नए चेहरे, तो डॉक्टर रमन सिंह जी तो पहले से हमारे नेता है, ऑलरेडी 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, आज भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। कैसे नहीं चेहरे हैं? पार्टी अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है ना, वो कहाँ नहीं चेहरे हैं? मतलब केंद्र में चेहरा, मैं केंद्र में भेजना चाहते हैं ऐसा कुछ? ऐसा कोई विषय नहीं। देखिए, ये हम और आप मिलकर नहीं तय कर सकते हैं। मैं तो आपने कहा कि कौन नए चेहरे, तो वो 4 आपको मैंने बताया किस प्रकार से पार्टी की वर्किंग चल रही है। नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है, ये सब 4 हमारे नए चेहरे हैं। ये चेहरे आपको 2018 के पहले नहीं, उसके बाद आएंगे सारे चेहरे, तो ये तो स्पष्ट रूप से है। और डॉक्टर साहब हो या ब्रजमोहन जी हो, ये तो निश्चित रूप से स्थापित चेहरे रहे हैं छत्तीसगढ़ की दृष्टि से। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। 3 राज्यों के चुनावी नतीजों में बीजेपी की बल्ले बल्ले। त्रिपुरा और नागालैंड में खिला कमल। अमित शाह पीएम मोदी की रणनीति पर लगी जनता की मुहर। पूर्वोत्तर की जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की जनता को दिया धन्यवाद। कहा, आज के नतीजे दे रहे हैं कई सारे संदेश। बीजेपी ने बदली राजनीति की दिशा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 18 की हार में ये भी कहा गया था कि बहुत सारे फैक्टर्स में से कि आपसी गुटबाजी है, और बीच की जो चुनाव हारे बार बार ये बातें भी निकल कर आती रही। सभी पार्टियों में होता है। क्या इन सारी चीजों पे काबू कर लिया गया है? मैं यही मानता हूं कि जब हम एजेंडे के साथ जा रहे हैं तो एजेंडा निश्चित रूप से सामने होता है। हम सरकार की विफलताओं को लेके जा रहे हैं, किस प्रकार से किसानों को धोखा दिया, किस प्रकार से महिलाओं को धोखा दिया, किस प्रकार से युवाओं को धोखा दिया, किस प्रकार से बस्तर और सरगुजा जो इलाके हैं कैसे नक्सलवाद को सपोर्ट किया जा रहा है, किस प्रकार से लगातार नक्सली घटनाएं घट रही है, सरकार मौन बैठी है। डेवलपमेंट पे 0 पे आ गया है, करप्शन पे 100% पे आ गया है। तो ये सारे मुद्दे जनता के हैं, ये सारे मुद्दे पे इन सरकार को घेरना है। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो एजेंडा पे चुनाव होता है, आज उनके पास 36 घोषणाएं की थी, आज वो कहाँ पे उस कसौटी पे? तो ये सारे विषय तो जनता के बीच में है। वो एक बार बार ये भी बोलते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए धर्मांतरण या धर्म को जब बार बार ये बीच में लाती है। मैं तो अभी आपको 5 मुद्दे गिनाया। 5 धर्मांतरण कोई मुद्दा होगा? मैं तो वही कहूँगा, मैंने 5 मुद्दे गिनाए। इन मुद्दों पे उनको सबसे पहले जवाब देना चाहिए ना। और धर्मांतरण को किस प्रकार से आपने किया है? हम मतांतरण कोई करता है वो अलग विषय है। जिस प्रकार से सरकार के अधिकारी इसको स्वीकृत करते हैं कि हाँ यहाँ दबाव में, उनके डीएमएसपी ने स्वीकार किया, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस सरकार के वो मुखिया हैं उन्हीं के अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार से बड़े पैमाने पे यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। तो अपने अधिकारी के रिपोर्ट को आप क्या कहेंगे? और हम उस विषय को उठाते हैं तो आपको पीड़ा होती है। मतलब हम आपको आईना नहीं दिखाएं। जिस चेहरे में आपके चेहरे दागदार दिखते हैं, जिस आईने से उस आईना को आप कहते हैं ये गलत आईना है,
ऐसा नहीं है। अपने चेहरे को साफ कीजिए, चेहरे की जो गंदगी है उसको उस पर विचार कीजिए। उनका ये भी कहना है कि ये तो बहुत सालों से होता रहा है, सबसे ज़्यादा चर्च तो बीजेपी के शासनकाल में बने। हमारे यहाँ क्या नक्सलवाद बढ़ रहा था क्या? डॉक्टर रमन सिंह जी की यूएसपी क्या थी कि हम लोगों ने डेवलपमेंट के आधार पर नक्सलवाद को कम से कम तक ले गए। आज दंतेवाड़ा सुकमा जाइए भूपेश जी, एक शिलापट आपके नाम का नहीं होगा, न सड़क पर, न स्कूल पे, न विद्यालय पे, न स्वास्थ्य के किसी एक सेंटर पे। पिछले 15 वर्षों में सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, इन इलाकों में भी अगर डेवलपमेंट किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। अभी अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और माना जाता है कि बड़ा सफल रहा ये अधिवेशन। हाँ, वो तो सफलता के हर मुकाम पे सफल रहा कि प्रदेश अध्यक्ष को ढकेला गया, प्रियंका जी के लिए गुलाब के फूल बिछाए गए, जैसे प्रियंका जी ने कहाँ का क्या चीज़ जीत कर लाए हैं। तो ये सब सोनिया और राहुल के दरबार में जब हम कहते हैं कि सजाने का काम करते हैं तो वो तो दिखाया भूपेश ने कि हम सोनिया और राहुल के मार्ग में गुलाब और सोने और चांदी की बरसात करते हैं ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे। ये जो पूरा गुलाब का फूल और सोने चांदी की जो बरसात हो रही है ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो रही है। अब इससे आप अधिवेशन की सफलता का पैमाना देखते हैं तो मैं तो मानता हूँ कि पूरा सफल है। मोहन मरकाम जैसे प्रदेश अध्यक्ष को किनारे ढकेला जाता है, भूपेश अपने आप को दरबार सेट करने के लगे रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए थे, उनके लिए तो पलके बिछा कर नहीं रखा गया, लेकिन सोनिया और राहुल और प्रियंका के लिए पूरी तरह से गुलाब के पंखुड़ी बिछाए गए। तो ये दिखता है कि किस प्रकार की मानसिकता रही है कांग्रेस की कि सोनिया दरबार में किसी प्रकार से अपनी गोटी सेट की रह जाए। सिटिंग एमएलए में से कितनों को टिकट मिलेगी, ये भी एक सवाल बार बार आता है और सत्ता पक्ष भी, जो कांग्रेस आपका विपक्षी है, वो भी बोलते हैं कि इस बार किसी को टिकट नहीं मिलेगी, इसीलिए सब बड़े चिंतित हैं। मतलब हमारे यहाँ किसको टिकट मिलेगी इससे कांग्रेस के लोग क्यों चिंतित हो रहे हैं? मेरा ये कहना है हमारे जो भी विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में वर्कआउट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आज पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे हैं। अब ये निर्णय उस समय होता है कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाए, लेकिन आपके यहाँ का क्या खेल है? 73 के विधायक हैं, आप खुद आपके कितने मंत्री आपको आईना दिखा चुके हैं। टी.एस. सिंहदेव आज लगातार आपको आईना दिखा रहे हैं। क्या स्थिति आपने करके रखा हुआ है उनका साथ? और मंत्री जी ने क्या कहा था, 10 लाख आवास अगर आप लौटा रहे तो मैं इसका इस्तीफा देता हूँ। खासकर नक्सल इलाकों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वहाँ पर आप लोगों ने खासा फोकस किया हुआ है। जेपी नड्डा जी आकर गए, अमित शाह जी भी आने वाले हैं। देखिए क्या है, उन इलाकों में जिस प्रकार से भाजपा की गतिविधियां बढ़ी हैं और लगातार हम उनके कमियों को जब उजागर कर रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं पर टारगेट कर कर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। आप देखेंगे 1 महीने 1.5 महीने में करीब हमारे 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की सीधे हत्या कर दी गई और इसको नक्सल का चेहरा, मैं तो स्पष्ट करता हूँ ये सरकार का स्पॉन्सर्ड हत्या है। माध्यम कोई भी हो, ये सरकार के द्वारा कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं भूपेश जी, ये जो भाजपा कार्यकर्ताओं को आपने टारगेट किलिंग का जो नया एजेंडा शुरू किया है, आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। आपको ये चुकाना पड़ेगा इसका कीमत, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता का जाग गया तो आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। पर उन्होंने जांच की मांग कर दी है। तो मैं तो जांच के, आप अपने पुलिस अपने अधिकारी क्यों नहीं जांच करा पा? भैया 4 हत्याएं हो गई, किससे? आप खुद देखो ना, आपके एसपी और आईजी का रिपोर्ट क्या है? कुछ नहीं हुआ। कौन व्यक्ति है? आपने 4 हत्याओं में किसी एक व्यक्ति का एफआईआर अरेस्टिंग किया क्या? योजनाओं को लेकर भी आप लोग समय समय पर सवाल उठाते रहे, बहुत सारी योजना, केंद्र की योजनाएं को लेकर, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र अड़ंगा लगाती है, सारी चीज़ों पे पैसे नहीं देती। आप देखो, वैक्सीनेशन की बात आई, हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देना शुरू किया। जब उसमें राज्यांश मिलाने की बात थी शुरू में, उस समय सबसे अधिक नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ की हालत नहीं है, वैक्सीन का पैसा देने की हालत नहीं थी। हमारी केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हम सबको फ्री कर देंगे, लेकिन उसके बीच के कालखंड का क्या स्थिति था? सरकार सीधे हाथ खड़ा कर रही थी। 5 किलो अन्न देने की जो योजना है हर गरीब के घर तक, आज उसमें भी कालाबाजारी कर रहे हो पिछले कई महीनों से, और उसमें बड़ा खेल है। करीब आप देखेंगे तो जो 5 किलो अनाज देने का है हर परिवार, उसमें ये क्या करें कि जो पूरा परिवार की दृष्टि से जब जोड़ेंगे तो करीब 45 से 50 किलो होता है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, उसको 30 से 35 किलो में 15 केजी अनाज का भी पैसा ये खा जा रहे हैं। बिहार से भी विधायक हैं, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों पे पूछ लो, क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या है? देखिए, भाजपा
ही बिहार का भी भविष्य है। जिस प्रकार से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने डेवलपमेंट किए, नीतीश कुमार चेहरा रहे, लेकिन पीछे से जो प्रकार से भाजपा ने सपोर्ट करके पूरी तरह से जो जंगल राज की समाप्ति की थी, 2005 के पहले का संघर्ष देखिए तो भाजपा के लोगों ने किया था। भाजपा के नेताओं ने वहाँ पर लालू से लड़ा था। उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़कर 2005 में जीता। उसके बाद नीतीश कुमार को चेहरा बनाया। सड़क पर नीतीश कुमार नहीं लड़े थे, सड़क पर भाजपा ही लड़ी थी। पर इसमें आप लोगों को लगता नहीं नुकसान हुआ? जेडीयू के पास नीतीश कुमार है, उधर एक तेजस्वी चेहरा है, भाजपा के पास वहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं बन पाया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज नीतीश कुमार को चेहरा किसने बनाया? हम दूसरे को चेहरा बनाकर अगर खड़ा कर सकते तो अपने चेहरे खड़े नहीं कर सकते क्या? लेकिन बड़ा स्पष्ट है, हमारे यहाँ भी जो समय जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे, केंद्रीय मंत्री थे। आज भी हमारे पास कई केंद्रीय मंत्री हैं, नित्यानंद राय हैं, गिरिराज सिंह जी हैं, सोनी चौबे जी हैं, आर.के. सिंह जी हैं, कई केंद्रीय मंत्री। समय आएगा तो वो भी चीज़ें आएंगी। लेकिन हम आज जिन मुद्दों के साथ, नीतीश कुमार का क्या यूएसपी था कि लालू विरोध का, पहली यूएसपी यही ना थी, चारा घोटाले को किसी प्रकार से हम खत्म करेंगे और चारा घोटाला करने वाले भ्रष्टाचारियों को समाप्त करेंगे। क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ नितिन नवीन जी थे और बहुत बात बेबाक में बेबाकी से बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। चुनावी साल है, 2023 है, क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या बीजेपी की कमजोरियां रही हैं, किस तरीके से इन चुनौतियों से पार पाएंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने खुल कर दिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी हस्ती से होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।